Hello kiddos. Kiddos is a word for बच्चों in the English, so in case you don't know. So आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th मार्च का सिफ 2 और इसके पहले के एसएससी सीएचएसएल 2017 के जो भी पेपर्स हैं उन्हें आपको देखना है, मिस नहीं करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन रिमाइंडर का है। इस 2017 के पूरे टेस्ट पेपर्स में अभी ये पहला क्वेश्चन है जो कि रिमाइंडर पे बेस्ड पूछा गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको बताना है 7 से जैसे डिवाइड करें तो अगर मैं 651 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, बचेगा 2 और 21, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने बोला कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और अगर एक नंबर आपका डिविजिबल है तो ओवरऑल पूरे ही नंबर्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.998। 998 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 माइनस 0.002, इस तरह से लिख सकते हो। इसका क्यूब है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, 12 का क्यूब इन केस अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए 1728। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो b जो है वो 0.008 है तो इसका क्यूब करोगे तो 0.002 का क्यूब 0.008 आ जाएगा, माइनस 3ab तो 3 गुणे 12 और यहाँ पर आप 2 बटे में कितना, 1000 ऐसे लिख लो। ठीक है, 0.002 है और a माइनस बी करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 12 ही रहने वाला है ना, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। अब देखो यहाँ पर 12 का गुणा अगर आप 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 144, और 144 में अगर आप 6 से गुणा करोगे तो समथिंग आप देखोगे तो 800 या 1000 के आसपास आएगा। यानी कि अगर मैं घटाऊंगा भी तो 1000 से कम अगर आएगा तो 1 से कम हो जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर भी 0.008 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर घटाने वाले हो तो 1 के आसपास ही कुछ घटाओगे, यानी कि 1727 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है या कंप्लीट नहीं है, इसको ऐसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपको 4th रूट ऑफ 6 4th रूट ऑफ 3, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 4th रूट ऑफ 6/3। यहाँ पे पावर 4 है, इस 4 से ये पावर 4th रूट कट जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a+1 की पावर b-1, जबकि a की पावर b कितना है, 343। अच्छा, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है ना, 343 ये इसी तरह से बनता है। तो देखो अगर मैं इसको ही मान लेता हूँ a और इसको मानता हूँ b, तो a+1 यानी कि 8 और b-1 यानी कि 2, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिया गया 2 ट्राइंगल हैं ABC और DEF। ठीक है, ये D है, ये E है और ये F है। आपको क्या बताना है, ABDE यानी कि ये और BCEF ये और ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विच रिजल्ट्स इन द, ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का। सिर्फ अगर ये होता है तो इट मीन्स सिमिलैरिटी, ये सिमिलर या समरूप होने के लिए सिंबल है। अगर ये इस तरह से है तो इट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता अगर हिंदी में बोलें तो। ठीक है, तो ये आपका सिंबल यूज़ किया गया है। तो सर्वांग समता के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके बीच का कोण ये भी बराबर होना चाहिए। अच्छा, सर्वांग समता की सारी कंडीशंस आप लोग देख लो, सिमिलैरिटी की आप खुद से एक बार देखना। सर्वांग समता के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, जबकि सिमिलैरिटी में क्या होता है, ये एक सेम रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के केस में आपकी जो साइड्स होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, 3 की तीनों साइड्स इक्वल हों आइदर, या फिर क्या हो सकता है आपकी 2 साइड्स इक्वल हों और उनके बीच का जो एंगल है, जैसे ये और ये अगर इक्वल है तो इनके बीच का एंगल यानी कि B और इनके बीच का एंगल E, तो इनके बीच का जो कॉमन एंगल है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हो गया। या फिर क्या होता है कि अगर 2 एंगल्स सेम, 2 एंगल्स अगर सेम है ना, तो उनके बीच का जो साइड है, यानी कि अगर ये और ये, मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इनके बीच की जो साइड है वो जब इक्वल होती है तो ये तीनों कंडीशंस हैं किस केस में, जब आपको कॉन्ग्रुएंसी का केस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई।
तो यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल आपको बताना है, तो आप देखोगे बी और ई आपस में इक्वल होना चाहिए। बी और ई कहाँ पर है, ये ए बी सी हो गया और यहाँ पर डी ई एफ, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। कोण ए और ई के मान क्रमशः 67 और ये ए बी सी है, यहाँ पर डी ई एफ है। ठीक है, तो ई के मान कितना है 60, ए का मान 67 है और डी का मान 83 है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कोण सी का मान क्या होगा, क्योंकि ये सिमिलर है इट मीन्स ये भी कितना होगा 83 होगा। तो टोटल सम करोगे 8 6 140 और यहाँ पर 10 और जोड़ दोगे 150 हो गया। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगर आर कितना है 97 है और एस कितना है 155.2 है, तो एस जो है वो आर से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये अगर आप देखोगे तो 50 और 3 58 है ना, 58.2 अधिक है 97 पे। तो ये अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो अच्छा देखो, यहाँ पर अगर 100 होता तो ये वैल्यू एग्जैक्ट इतना ही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 97 है यानी 100 से कम है। तो जब भी हम लोग डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे देखो अगर 4/4 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर इसको मैं 3 करूँगा तो यहाँ पे 1.33 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो आप बोलोगे कि ये 58.2 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन में कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज 60 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, उनका गुणनफल इतना है, तो आपके अकॉर्डिंग गुणनफल कितना होगा, 6 पंचे 30 एक्स स्क्वायर बराबर 1470। 0 से 0 कटेगा, 3 से काटोगे 49, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के बराबर। दोनों संख्याओं का योग क्या है, 6 और 5 11 गुणे 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 77 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको दिया गया है यू जो है 45,000 निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 45,000 निवेश के साथ। वी जो है 33,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। 2 वर्ष के बाद उन्होंने 16400 का लाभ अर्जित किया। ठीक है, ये यू कितना 2 साल के लिए रहा, वी 1 वर्ष के बाद जुड़ा था तो 1 ही साल रहा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया। उन्होंने इतना लाभ हुआ, उसमें यू का हिस्सा बताना है। अच्छा देखो कुछ कॉमन है, 3 से कट जाएगा, आई थिंक ये आएगा 15, 3 से कटेगा ये आएगा 11। तो रेशियो कितना हो गया 30 और 11 का टोटल कितना हो गया 41 है ना, ये आ गया टोटल 41 के बराबर। तो अगर ये 41 है तो क्वेश्चन में कितना दिया गया 16400, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 400 के बराबर। तो आपसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 में गुणा कर दोगे 400 से, तो 4 तियाँ 12,000 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 300 रुपये प्रति दर से 7 शर्ट खरीदता है, 450 रुपये दर से 2 पतलून और 500 रुपये प्रति की दर से 500 रुपये प्रति की दर से ये क्या करता है, एक जोड़ी जूते खरीदता है। ठीक है, प्रति वस्तु की औसत व्यय आपको बताना है। तो देखो कितना खर्चा हो गया, आपने कहा 7 शर्टें खरीदा है 300 की दर से, 2 पतलून 450 की दर से और एक जोड़ी जूता खरीदा है सब 500 की दर से। ठीक है, एक एवरेज ही अगर आपको निकालना है तो एक एवरेज मान लो। देखो यहाँ पे 300 की 7 वस्तुएं यानी कि एवरेज 300 के आसपास आने वाला है। मैंने कहा करेक्ट एवरेज 300 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर करेक्ट एवरेज 300 हुआ तो यहाँ पर डेविएशन 0, यहाँ पर डेविएशन 150 का है, कितने वस्तुएं हैं 2, यहाँ पर डेविएशन 200 का है, कितने वस्तुएं हैं 1, तो ये टोटल हो गया इतना एक्स्ट्रा आया है। डिवाइड कितने से कर दोगे 7 2 9 और 1 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 और ये आ गया 20, तो 30 और 20 50 के बराबर। तो 300 में 50 ऐड कर दोगे 350 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि पर प्रति वर्ष समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर सेम अमाउंट में देखूंगा तो फर्स्ट ईयर अगर कुछ अमाउंट ए मिला होगा तो सेकंड ईयर भी ए मिला होगा, और इस फर्स्ट ईयर वाले पर भी कुछ ए पर कितना 11% की रेट से कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा, जिसे ब्याज पे ब्याज बोलते हैं। जबकि अगर मुझे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 2A ही होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें ए का 11% एक्स्ट्रा होता है।
तो अब आपको बस एक सिंपल सा वैल्यू लेना है। क्या वैल्यू लेना है? देखो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 1160 है तो क्या कभी भी चांस है कि 9000 साधारण ब्याज हो जाए? नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अगर 1000 चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, सॉरी साधारण ब्याज है 2 वर्षों के लिए, तो हर वर्ष कितना हुआ? 500 500। तो 500 पे 11% की दर से आपका आंसर कितना आएगा? 55। क्या यहाँ पे 55 है? नहीं है। इट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। 1100 अगर देखते हैं, 1100 है तो इसका मतलब क्या हुआ? हर वर्ष 550 और 550 हुआ, तो 550 पे 11% देखोगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू आपकी परसेंट में है तो 5.5 हो जाएगा। तो 11 का 55 से गुणा करेंगे तो 5, 5 और 5 10 के 0, यहाँ से लगेगा 1 और ये आ जाएगा 605। तो दशमलव लग जाएगा तो 60.5 ये इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो 60.5 अगर ब्याज होगा तो ये कितना बन जाएगा? 1100 में इतना जोड़ दोगे तो 60.5 ही आंसर भी है। इट मीन्स 1100 इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 1100 रुपये होगा। अगर पूछता प्रति वर्ष ब्याज कितना होगा या 1 वर्ष के लिए, तो आपका आंसर कितना होता? 550 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 400 रुपये प्रत्येक की दर से 2 शर्ट खरीदी जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक की दर से मतलब टोटल 800 हो गया। दुकानदार एक शर्ट को 50% के लाभ पर, दूसरी को हानि पर। अब देखो यहाँ पे खरीदी जाती है, यानी कि ये कॉस्टिंग हो गई। कॉस्टिंग अगर सेम है तो नेट प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीपक अपने मेज का क्रय मूल्य से 60% अधिक रखना चाहता है, यानी 5 की चीज़ को 8 पे सेल करना चाहता है। इस पर कुछ छूट देता है और 15.2%। अब 15.2%, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अगर दशमलव में मैं देखना चाहता हूँ तो 1000 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो 1000 ले लो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 152 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 1152 में आप इसको सेल कर दोगे। ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। ये आपने कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस लिख लिया है ना। तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसको कट कर सको। मैंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज को ब्रेक नहीं किया है, चाहूँ तो ब्रेक किया जा सकता है, बट ठीक है डायरेक्टली कर लेते हैं। तो आपने कहा 1000 मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे ये इसका सेलिंग प्राइस 1152, कॉस्ट प्राइस 1000, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। तो यहाँ पे मुझे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो आप 5 में कितने से गुणा करोगे कि 1000 मिल जाए? तो आपने कहा 200। 8 में कितने से गुणा करोगे? तो आपने कहा डिवाइड कर देते हैं, 8 एक कम 8, बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 3, 8 चौको 32, फिर से बचेगा 8 चौको 32। तो 200 से गए 144 या 100 से गए कितना? 72। तो ये कितना आ गया? 36 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 36 नहीं 26, सॉरी, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट देता है ये कितना हो जाएगा? 200 से 144 या फिर छूट प्रतिशत अगर आपसे पूछा है तो 26% इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। आई थिंक यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में ऑप्शंस नहीं है, तो इसको आप, इसका आंसर तो करेक्टली इतना ही होना चाहिए, सॉरी 28%, 28 अच्छा है, ऑप्शन है 28% विल बी द राइट आंसर, है ना। ठीक है, 36 लिखा तो 26 लिख दिया। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 to 9 है, इसका क्यूब रूट 9 हो जाएगा। 441, तो ये कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? 7। तो ये आपको जोड़ना है, 14 में 9 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 23। तो 23 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परवेश जो है वो दिनेश से 3 गुना कार्यकुशल है। 3 गुना अधिक नहीं बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है, तो डायरेक्टली आप 3 लिख दोगे। परवेश को एक किताब पूरा करने में 20 दिन कम लगते हैं। अच्छा देखो, इनका रेशियो दिया है 3 और 1 का, ये किसका है? एफिशिएंसी का। तो डेज का क्या आ जाएगा? 1 और 3। तो कितने दिन कम लगते हैं? 2 की वैल्यू 20 है, तो इनके एक्चुअल डेज 30 और 20 हो गए। तो 30 और 20 हो गए, तो आप टोटल वर्क कितना मान सकते हो? 30 के बराबर टोटल वर्क हो गया। तो आप क्या बोलोगे? अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो किताब कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? तो आपने कहा 3 और 1 4, एफिशिएंसी से नंबर ऑफ डेज 4 से काट दोगे, 7.5 दिन लगेंगे, मिल करके किताब पढ़ डालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शुभांगी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो अपने स्कूल में 2.5 मिनट लेट होती है, ठीक है। लेकिन अगर 2.5 की रफ्तार से चलती है, स्पीड को क्या किया? बढ़ा लिया, तो अब लगने वाला जो समय है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपने कहा ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? पहले 2.5 लगता होगा, तो अब 2 ही लगता होगा, है ना। तो आपने कहा कि टाइम में अंतर कितने का है? 0.5 का, यानी कि हाफ का।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चेंज आ रहा है नेट, आपने कहा 7.5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 के बराबर, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 15 दूनी 30, ये क्या है मिनट में आएगा, ये मिनट में है, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ आधा घंटा, हाफ एन आवर, तो 2.5 उसकी स्पीड से हाफ एन आवर का टाइम लगता है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 का आधा कर दोगे 1.25 है ना, इसको कितना आ जाएगा 1.25, तो 1.25 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, आई थिंक सिटीज़ के नाम हैं, मॉरिशस, लंदन, हवाई, सिंगापुर, हांगकांग, गोवा। ठीक है, अधिकांश सर्वेक्षित लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को कहाँ पसंद आता है, इंडिया में आना पसंद होता है, बिल्कुल इंडिया में पसंद है, गोवा सबसे ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। देने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है भाई, कुल संख्या काउंट कर लो फटाफट, तो आपने कहा 500 और ये 500 1000 हो गया, यहाँ पर देखो 4 3 7, ये पूरा 700 है, 7 4 11, 11 और 1 1250, तो टोटल कितना हो जाएगा 2250। ठीक है, तो ये 2250 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप बताइए जो उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनका पसंदीदा स्थल कौन सा है, हवाई। हवाई कितने लोग जाना चाहते हैं भाई, हवाई बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, 50, कितने में से 1250 में से, मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, 5 से काटोगे 25, 25 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 2, बचे में आ जाएगा 5, तो 2 से और गुणा कर लो ऊपर भी नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, बटे में 10 आ गया, तो 14.4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14.4 ये आपके ऑप्शंस में नहीं है। जिनको पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है, हवाई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 50 था, टोटल लोग कितने हैं 1250, सॉरी 2250 है, ओके ओके, तो 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, ये 25 9 होता है, तो 9 पना 45, 1/45 आ जाएगा, तो 45 होगा, तो 5 से काटोगे ये बचेगा 9, 9 से काटोगे ये आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, तो 8 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14.4 नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा है, वे जो कहते हैं कि उनका पसंदीदा स्थल हांगकांग है, कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत है। ठीक है, गोवा और हांगकांग वाले, गोवा और हांगकांग, तो हांगकांग के कितने हैं 400 और ये 900, 900 बटे 2250 है ना, तो ये 0 से 0 कटेगा, गुणा करोगे 100 से, है ना, एक 0 से 0 कटेगा, एक 0 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9000 बटे में 225, तो 4 से गुणा कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आपका 900 आ जाएगा, तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40% विल बी द राइट आंसर। एक आयत के विकर्ण और चौड़ाई लंबाई क्रमशः कितनी है, विकर्ण कितना है 26 है, चौड़ाई कितनी है 10 है ना, तो 5 12 13 होता है, डबल किया गया है, तो यहाँ पे भी ये डबल हो जाएगा, 24 के बराबर इसकी लंबाई आ जाएगी, तो लंबाई चौड़ाई का सम 34, इसका डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 68 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180, ये बराबर है 1260 के, 1 0 से 1 0 काटोगे 18 7 126, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो रेडियस कितनी है 21, हाइट कितना है 14, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है πr², तो ये हो जाएगा 154 इंटू 3 से गुणा किया गया, यहाँ पे 9 से हो जाएगा 14, है ना, तो ये वैल्यू आपको बतानी है कैसे कर सकते हो, 9 चौको 36, 6 चौको 24 के 4, एक ही ऑप्शन है बेस्ट, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ABC में B समकोण है, A कितना है 30 है, ये 90 हो गया B, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा C, साइन 60 √3/2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 6, 3√3 प्लस 2, 3√3 प्लस 2/6। ठीक है, DEF में जो E है वो कैसा है 90 डिग्री पर है, ये D हो गया, और cos D यानी आधार बटे कर्ण, तो ये कितना है आपका इतना है, आपको बताना है F tan F का मान, तो tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5/12 के बराबर। ठीक है, सो ये आपका पेपर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो कौन सा शिफ्ट आपका कंप्लीट हो गया है, 11 मार्च का शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और
तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीपीओ के पेपर्स भी आपके चल रहे हैं, बहुत जल्द मैं सीजीएल भी स्टार्ट करूँगा और तीनों एसएससी के जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।